नमस्कार, करंट अफेयर्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेज द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ रिपोर्ट? विश्व पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? तो इसका उत्तर होगा WOAH। WOAH ही जो है वह स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स एनिमल हेल्थ विश्व पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जारी करता है। WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, FAO का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और UNEP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। WOAH के बारे में आगे हम लोग जानेंगे। What is the full name of WOAH? The organization that releases the state of the world's animal health report. WOAH जो विश्व पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट जारी करता है का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। Where is the headquarters of WOAH located? WOAH का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा पेरिस, फ्रांस में स्थित है। WHO का मुख्यालय जो है वह जिनेवा में है, लेकिन WOAH का मुख्यालय जो है वह पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इज WOAH ए पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन UNO? क्या WOAH संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO का हिस्सा है? तो नहीं, यह एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक स्वतंत्र अंतर सरकारी संगठन है। इन विच ईयर वाज WOAH फाउंडेड? WOAH की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। 1920 में बेल्जियम में रिंडर पेस्ट बीमारी फैल गई थी पशुओं में, और उसके बाद ही एक संगठन की स्थापना हुई जिसका नाम था ऑफिस इंटरनेशनल डेस एपिजूटिस। यही बाद में WOAH कहलाया। इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, देशों के बीच समझौता और उसके बाद हुआ था। हाउ मैनी मेंबर कंट्रीज डज WOAH हैव? WOAH के कितने सदस्य देश हैं? तो इसका उत्तर होगा 183 सदस्य देश हैं। What is the primary focus of the State of the World's Animal Health 2025 report released by WOAH? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH द्वारा जारी 2025 की विश्व पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट का प्राथमिक फोकस क्या है? तो इसका प्राथमिक फोकस है ग्लोबल एनिमल डिजीज ट्रेंड्स, वैश्विक पशु रोग रुझान। What percentage of infectious animal diseases mentioned in the report have zoonotic potential? रिपोर्ट में उल्लिखित संक्रामक पशु रोगों में से कितने प्रतिशत में जूनोटिक क्षमता है? तो इसका उत्तर होगा 47% में जूनोटिक क्षमता है। जूनोटिक क्या है वो आगे जान लेते हैं हम लोग। What is a zoonotic disease as mentioned in the State of the World's Animal Health 2025 report? 2025 की विश्व पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट में उल्लिखित जूनोटिक रोग क्या है? तो इसका उत्तर होगा A disease that can be transmitted from animals to humans। एक ऐसा रोग जो पशुओं से मनुष्यों में संचारित हो सकता है। How many birds have been lost or culled due to avian influenza over the past 20 years? पिछले 20 वर्षों में एवियन इन्फ्लुएंजा के कारण कितने पक्षियों को खो दिया गया या मार दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा 633 मिलियन। एवियन इन्फ्लुएंजा जो है H5N1 भी इसे कहते हैं, यह पक्षियों के लिए बहुत ही मारक रहा है। What is the projected global GDP loss by 2050 if antimicrobial resistance AMR is not addressed? यदि रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR को संबोधित नहीं किया गया तो 2050 तक वैश्विक GDP हानि कितनी होने का अनुमान है? तो इसका उत्तर होगा 5.2 ट्रिलियन $। 5.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने का खतरा है अगर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है उसका उपाय नहीं किया गया तो। विच प्रैक्टिस इज एम्फेसाइज्ड इन द रिपोर्ट टू रिड्यूस एंटी माइक्रोबियल यूज इन एनिमल्स? रिपोर्ट में पशुओं में रोगाणुरोधी उपयोग को कम करने के लिए कौन से अभ्यास पर जोर दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा वैक्सीनेशन एंड बेटर हस्बेंड्री, टीकाकरण और बेहतर पशुपालन। What approach does the report advocate for addressing zoonotic diseases and AMR? रिपोर्ट जूनोटिक रोगों और AMR को संबोधित करने के लिए कौन से दृष्टिकोण की वकालत करता है? तो इसका उत्तर होगा वन हेल्थ अप्रोच, वन हेल्थ दृष्टिकोण। मोदी जी का भाषण लगता है इन्होंने भी सुन लिया था। What is one health approach advocated by the State of the World's Animal Health 2025 रिपोर्ट? 2025 की विश्व पशु स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट द्वारा वकालत किया गया वन हेल्थ दृष्टिकोण क्या है? तो इसका उत्तर होगा अ कोलैबोरेटिव अप्रोच
इंटीग्रेटिंग ह्यूमन एनिमल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ, मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एकीकृत करने वाला एक सहयोगी दृष्टिकोण। अर्थात यह एक ऐसे दृष्टिकोण की वकालत करता है जिसमें कि मनुष्यों की बीमारियों, पशुओं की बीमारियों और पर्यावरण का जो स्वास्थ्य है उस सबको अलग अलग नहीं देखा जाए, बल्कि तीनों को समग्रता से देखा जाए और फिर उपाय किया जाए। क्योंकि जूनोटिक डिजीज जो है वह पशुओं से मानवों में फैल रहा है और पर्यावरण नुकसान से पशुओं और मानव दोनों को ही अस्वस्थता हो रही है, दोनों को बीमारियां हो रही हैं। विच डिजीज फ्रॉम द 2025 रिपोर्ट इज नॉट कॉज्ड बाय वायरस बट बाय पैरासाइट। 2025 की रिपोर्ट में कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं बल्कि परजीवी के कारण होता है? ऐसे बीमारी का उल्लेख किया, कई सारी बीमारियों को इसमें उल्लेख किया गया और उसमें से एक बीमारी ऐसी है जो यहाँ ऑप्शंस में से कि जो कि वायरस के कारण नहीं होती बल्कि परजीवी के कारण होती है। तो इसका उत्तर होगा न्यू वर्ल्ड स्क्रू वर्म। न्यू वर्ल्ड स्क्रू वर्म जो है वह परजीवी के कारण होता है। Which of the following diseases noted for recent spread in the 2025 report is caused by a virus and has zoonotic potential? 2025 की रिपोर्ट में हाल के प्रसार के लिए उल्लिखित निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है और उसमें जूनोटिक क्षमता है? तो इसका उत्तर होगा रेबीज। रेबीज पशुओं से मानवों में फैलता है, तो इसमें काफ़ी जूनोटिक क्षमता है और यह वायरस के कारण भी होता है। अब जो बीमारियों का उल्लेख है उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे H5N1 भी जानते हैं वह बीमारी, फिर अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो कि सुअरों में होता है, फिर PPR पेस्ट डेस पेटिस रूमिनेंट्स ये गाय, भैंस इत्यादि में होता है, रेबीज जो कि कुत्तों में होता है, बंदरों में होता है, फुट एंड माउथ डिजीज बिल्लियों में भी रेबीज होता है, फुट एंड माउथ डिजीज भी गाय, भैंस इत्यादि में होता है, कैटल्स में होता है, लंपी स्किन डिजीज ये भी जानवरों में होता है, कैटल्स में होता है, गाय भैंस आदि में। ये सभी जो है वो वायरस से होते हैं। न्यू वर्ल्ड स्क्रू वर्म जो है वो एक पैरासाइट से होता है, यानी मक्खी के लार्वा से होता है। ये मक्खियाँ क्या करती हैं, जानवरों के घावों में अपना लार्वा छोड़ देती हैं। ब्रुसेलोसिस ये भी बैक्टीरिया से होता है। न्यू वर्ल्ड स्क्रू वर्म जो है वह पैरासाइटिक है, वायरल नहीं है। एवियन इन्फ्लुएंजा जो है वह भी वायरल है और इसमें काफ़ी जूनोटिक पोटेंशियल है, यानी मनुष्य में फैलने का खतरा बहुत अधिक है। 47% बीमारियाँ जो रिपोर्ट की वो जूनोटिक हैं, यानी उनसे मनुष्य में, पशुओं से मनुष्य में फैलने का खतरा है उनके। ब्रुसेलिस जो है बैक्टीरियल है, वायरल नहीं है और जूनोटिक है। हालांकि फुट एंड माउथ डिजीज जो है वह भी वायरल है, लेकिन इसमें जूनोटिक पोटेंशियल जो है काफ़ी कम है। What is the RBI dividend transfer to the government of India? RBI द्वारा भारत सरकार को हस्तांतरित लाभांश क्या है? तो इसका उत्तर होगा द सरप्लस इनकम ऑफ द RBI आफ्टर एक्सपेंसेस एंड प्रोविजंस। RBI की आय का वह अधिशेष जो खर्च और प्रावधानों के बाद बचता है। कंपनी जो लाभ अर्जित करती है उसका हिस्सा अपने निवेशकों को देती है, तो उसे लाभांश कहते हैं। यहाँ पर RBI जो है अपनी कमाई का एक हिस्सा जो है सरकार को देती है, लाभांश देती है और यह लाभांश जो होता है वह RBI के अतिरिक्त आय का एक हिस्सा होता है। उसमें से जो RBI के जितने खर्चे हैं और जो भी प्रोविजंस उन सबको घटा लेती है और दे देती है सरकार को। हाउ मच डिविडेंड डिड द RBI ट्रांसफर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25? RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार को कितना लाभांश हस्तांतरित किया है? तो इसका उत्तर होगा 2.69 लाख करोड़ रुपये। Under which statutory provision does the RBI transfer its surplus to the government of India? RBI किस वैधानिक प्रावधान के तहत भारत सरकार को अपना अधिशेष हस्तांतरित करता है? तो इसका उत्तर होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत जो है वह सरप्लस का एक हिस्सा जो है भारत सरकार को ट्रांसफ़र करती है। Which section of the Reserve Bank of India Act 1934 mandates the surplus transfer to the government? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 की कौन सी धारा सरकार को अधिशेष हस्तांतरण को अनिवार्य करती है? तो इसका उत्तर होगा सेक्शन 47 धारा 47 के तहत जो है इस एक्ट के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत RBI जो है अधिशेष ट्रांसफ़र करती है भारत सरकार को। What is one source of income for the RBI that contributes to its dividend? RBI की आय का एक स्रोत जो इसके लाभांश में योगदान देता है क्या है? तो इसका उत्तर होगा
इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सरकारी बॉन्ड पर ब्याज, ये जो है आरबीआई की आय का एक स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द आरबीआई डिविडेंड टू द गवर्नमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई के सरकार को दिए गए लाभांश का हिस्सा नहीं है? तो इसका उत्तर होगा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ऑफ द आरबीआई। आरबीआई के परिचालन में अभी हमने पहले ही देखा कि आरबीआई क्या करती है, अपने परिचालन खर्चे जो भी उसके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं और प्रोविजंस हैं उनको घटा देती है अधिशेष में से, फिर डिविडेंड देती है सरकार को। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द आरबीआई डिविडेंड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? आरबीआई लाभांश का भारत सरकार के लिए प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट एंड सपोर्ट गवर्नमेंट स्पेंडिंग, राजकोषीय घाटे को कम करने और सरकारी खर्च का समर्थन करने के लिए है। विच कमिटीज रिकमेंडेशंस गाइड द आरबीआई सरप्लस ट्रांसफर फ्रेमवर्क, किस समिति की सिफारिशें आरबीआई के अधिशेष हस्तांतरण ढांचे का मार्गदर्शन करती हैं? तो इसका उत्तर होगा बिमल जालान कमेटी। बिमल जालान समिति ने यह सुझाव दिया था कि आरबीआई जो है इस फ्रेमवर्क के तहत सरप्लस को ट्रांसफर करे। व्हाट इज द कॉन्टिजेंट रिस्क बफर सीआरबी मेंटेन्ड बाय द आरबीआई फॉर, आरबीआई द्वारा बनाए गए आकस्मिक जोखिम बफर सीआरबी का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है टू कवर फिनेंशियल कॉन्टिजेंसीज लाइक करेंसी फ्लक्चुएशंस, मुद्रा उतार चढ़ाव जैसे वित्तीय आकस्मिकताओं को कवर करने के लिए ये बनाया गया है आकस्मिक जोखिम बफर सीआरबी कॉन्टिजेंट रिस्क बफर। Why was the RBI's dividend for financial year 2024-25 higher than the previous year? Financial year 24-25 वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आरबीआई का लाभांश पिछले वर्ष की तुलना में अधिक क्यों था? तो इसका उत्तर होगा ड्यू टू हाई फॉरेन एक्सचेंज गेन्स एंड गोल्ड प्राइस सर्जेज, उच्च विदेशी मुद्रा लाभ और सोने की कीमतों में उछाल के कारण। By what percentage did the RBI's dividend to the government of India increase in financial year 24-25 compared to financial year 23-24? आरबीआई का वित्त वर्ष 2024-25 में भारत सरकार को दिया गया लाभांश वित्त वर्ष 2023-24 की तुलना में कितने प्रतिशत बढ़ा? तो इसका उत्तर होगा 27%, 27.4% एग्जैक्टली बढ़ा है। अगला प्रश्न, व्हेन वाज द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एपीओ एस्टैब्लिश्ड? एशियाई उत्पादक संगठन एपीओ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड? एशियाई उत्पादकता संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है टोक्यो, जापान। विच कंट्री एज्यूम्ड द चेयरमैनशिप ऑफ द एपीओ फॉर द 2025-26 टर्म? 2025-26 के लिए एपीओ की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? तो इसका उत्तर होगा भारत ने संभाली है अध्यक्षता। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एपीओ? एशियाई उत्पादकता संगठन एपीओ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी फॉर सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए उत्पादकता बढ़ाना। हाउ मेनी मेंबर्स डज द एपीओ करेंटली हैव? एपीओ में वर्तमान में कितने सदस्य अर्थव्यवस्थाएं, मेंबर इकोनॉमीज कितनी हैं? तो इसका उत्तर होगा 21 सदस्य देश हैं। व्हाट इज वन की इनिशिएटिव ऑफ द एपीओ मेंशन्ड इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स? एपीओ के उद्देश्यों में उल्लिखित एक प्रमुख पहल क्या है? तो इसका उत्तर होगा ग्रीन प्रोडक्टिविटी, हरित उत्पादकता। अगला प्रश्न, व्हाट इज द नेचर ऑफ द एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन एपीओ? एशियाई उत्पादकता संगठन की प्रकृति क्या है? तो इसका उत्तर होगा यह एक नॉन पॉलिटिकल, नॉन प्रॉफिट, इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर राजनीतिक, गैर लाभकारी, अंतर सरकारी संगठन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोकस एरिया ऑफ द एपीओज इनिशिएटिव्स? एपीओ की पहलों का कौन सा क्षेत्र फोकस में नहीं है? तो इसका उत्तर होगा मिलिट्री डिफेंस स्ट्रेटजीज, सैन्य रक्षा रणनीतियाँ। विच स्टेट इज द लेटेस्ट टू अनाउंस इट्स स्पेस पॉलिसी एज ऑफ मई 2025? मई 2025 तक अंतरिक्ष नीति की घोषणा करने वाला नवीनतम राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने अभी एक स्पेस इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा की है। अगला प्रश्न, विच इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट टू अनाउंस अ डेडिकेटेड स्पेस पॉलिसी?
भारत का कौन सा राज्य समर्पित अंतरिक्ष नीति की घोषणा करने वाला पहला राज्य था? पहला राज्य कौन सा था? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटका। कर्नाटक ने सबसे पहले, गुजरात से भी पहले, एक पॉलिसी, अपनी स्पेस पॉलिसी लॉन्च की, और यह स्पेस पॉलिसी जो थी यह उसकी थी 2024 से 29 के लिए, और इसके बाद ही 2025 से 2030 के लिए गुजरात ने लॉन्च किया। तो अभी उत्तर होगा इसका कर्नाटका। हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैव फॉर्मली अनाउंस्ड डेडिकेटेड स्पेस पॉलिसीज एज ऑफ मई 2025? मई 2025 तक कितने भारतीय राज्यों ने औपचारिक रूप से समर्पित अंतरिक्ष नीतियों की घोषणा की है? तो इसका उत्तर होगा 3 राज्यों ने यह घोषणा की है, और तीनों राज्यों के नाम हम लोग देख चुके हैं। एक तो है कर्नाटका, दूसरा है गुजरात, और तीसरा है तमिलनाडु। विच कंट्री डेवलप्ड द मिनटमैन सीरीज ऑफ मिसाइल्स? मिनटमैन मिसाइल श्रृंखला किस देश ने विकसित की है? तो इसका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये मिसाइल्स की सीरीज विकसित की है, और इसका जो अभी लेटेस्ट है मिनटमैन 3, वह कहीं पर भी न्यूक्लियर वारहेड लेकर जा सकता है धरती पर, तो काफ़ी खतरनाक मिसाइल है। ऑन विच रिवर इज द कीरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड? कीरू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है? तो इसका उत्तर होगा चेनाब नदी। यह जो परियोजना है यह एक रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, और यहाँ पर जो है आप पानी के प्रवाह को नहीं रोकते हैं, बल्कि आप विद्युत का उत्पादन करते हैं, और पानी जो है वह अपने गति से आगे चला जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक कोई डैम या बांध बनाकर पानी को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है ये कीरू प्रोजेक्ट। अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। What type of missile is the इनवार मिसाइल प्राइमरली डिजाइन टू बी? इनवार मिसाइल मुख्य रूप से किस प्रकार की मिसाइल के रूप में डिजाइन की गई है? तो यह है एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, टैंक निरोधी ये मिसाइल है, टैंक को नष्ट करने वाला मिसाइल है। अगला प्रश्न, विच कंट्री इज द प्राइमरी डेवलपर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द इनवार मिसाइल? इनवार मिसाइल का प्राथमिक विकासकर्ता और उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा रूस। रूस ने इसको बनाया है इनवार मिसाइल को। और व्हाट इज द रिपोर्टेड मैक्सिमम रेंज ऑफ द इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल? इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की अधिकतम मारक क्षमता कितनी बताई गई है? तो इसका उत्तर होगा 5 किलोमीटर बताई गई है इसकी मारक क्षमता। इनवार मिसाइल यद्यपि रूस के द्वारा बनाई गई है, लेकिन अंडर लाइसेंस जो है वह भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा भारत में बनाया जा रहा है। यह लेजर बीम राइडिंग मिसाइल है और T-90 टैंक्स के लिए इसे बनाया गया है। T-90 टैंक्स के लिए काम करता है, इसमें लगाया जाता है इसे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे लाइक करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, शेयर करें अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के बीच, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो बेल आइकन भी दबा लें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, टेक केयर।